सो गाइस, इस वीडियो को देखते समय ईयरफोन का यूज़ ज़रूर करें एंड साथ में अपनी मैगज़ीन को साथ में लेके ज़रूर बैठें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस सर्कल में। इस वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो बाकी के टॉपिक्स बच गए हैं उसको आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। एंड ये घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का थर्ड पार्ट है। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम वीडियो के लिंक के अलावा काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट स्टडी से संबंधित पीडीएफ वगैरह भेजते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। निमोनिया का स्वदेशी टीका। तो इंडिया में निमोनिया का टीका बना है, जो कि पुणे में स्थित इंस्टीट्यूट मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम आपको याद रखना है। एंड ये जो वैक्सीन है इसका नाम है न्यूमोकॉकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट। तो आपको ये नाम याद रखना है। ये ऑप्शन में ये नाम दे देंगे या फिर स्टेटमेंट वाइज ये दोनों स्टेटमेंट को दे देंगे। एंड ये जो वैक्सीन विकसित हुई है इंडिया में इसका परीक्षण चल रहा है, बट इसके साथ साथ इसका परीक्षण गाम्बिया में भी चल रहा है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। बाकी हम लोग को यहाँ पे और क्या देखना है, हम लोग को यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट देखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, खास करके यूपी पीसीएस के लिए। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम में क्या क्या शामिल किया जा चुका है। इसको 2017 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया था। स्ट्रेप्टोकॉकस या फिर न्यूमोकॉकस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। एंड ये क्या करता है, फेफड़ों में संक्रमण करता है, जिस वजह से सांस लेने में काफ़ी समस्या होती है। एंड ये मेनिनजाइटिस एंड सेप्टिसीमिया शामिल है। अगर हम बात करें सेप्टिसीमिया तो इससे क्या होता है, इसमें ब्लड में संक्रमण हो जाता है। एंड अगर हम बात करें मेनिनजाइटिस तो इससे मस्तिष्क में सूजन आ जाता है एंड वहाँ पे संक्रमण हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें इस आर्टिकल में ऑलमोस्ट हर एक लाइन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इस आर्टिकल को पेपर से पहले कम से कम 5 से 6 बार देखना चाहिए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है मालदीव एंड श्रीलंका में खसरा एंड रूबेला मुक्त देश हो गए हैं। तो यहाँ पे हमको बस वो पॉइंट देखना है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो ये वाला जो पॉइंट है हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स के बारे में ऊपर कर लिया डिस्कस। यहाँ पे कुछ खास है नहीं, तो हम लोग को जो पॉइंट एग्ज़ाम में देखना है वो ये है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों ऐसे देश हैं जो कि खसरा एंड रूबेला से मुक्त देश हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे खसरा एंड रूबेला का पिछले 1-2 सालों में कोई भी केस नहीं देखा गया है। इस आर्टिकल में हमको बस इतना ही याद रखना है, बाकी सारे पॉइंट्स को छोड़ देना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ष 2020 उपचारिका एंड प्रसाविका वर्ष। तो WHO ने मई 2020 को वर्ष 2020 को उपचारिका एंड प्रसाविका वर्ष घोषित किया है। तो इसमें क्या होगा, 30 जनवरी 2019 को जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आयोजित विश्व संगठन के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में उपचारिका एंड प्रसाविका वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ष 2020, इसको क्या हुआ है, WHO ने इसको उपचारिका एंड प्रसाविका वर्ष सेलिब्रेट करने का
डिसीजन 2019 में ही ले लिया था। तो ये बस इतना याद रखना है, बाकी सारे पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम उन सारे पॉइंट्स को छोड़ देंगे। पाकिस्तान द्वारा नए टाइफाइड टीके लगाने की शुरुआत कर दी गई है। एंड सबसे ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान पहला ऐसा देश है जिसने इस टीके की शुरुआत की है। तो ये ऑप्शन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो 15 नवंबर 2019 को पाकिस्तान में एक अभियान के माध्यम से नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें इतना कुछ है नहीं खास इम्पोर्टेंट। यह कार्यक्रम पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आयोजित हुआ। इसमें टाइफाइड संयुग्मी टीका नामक टीके का इस्तेमाल किया गया है। तो इस टीके का नाम याद रखना है। एंड 2 सप्ताह के इस अभियान में गावी एवं पाकिस्तान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया है। तो इसको क्या हुआ, इसको गावी एंड पाकिस्तान ने मिल के इसको संचालित किया है। बट ये इतना इम्पोर्टेंट है, बट ये एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है टाइफाइड संयुग्मी टीके को वर्ष 2018 में WHO द्वारा औपचारिक मंजूरी दे दी गई थी। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में ये यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है कि इसको WHO ने औपचारिक मंजूरी दी है, ये आपको एक बार ध्यान से देखना है। एंड पाकिस्तान इस टीके को अपने, तो इसके बारे में हमने पहले बता दिया कि पाकिस्तान पहला देश बन गया है। एंड ये जो टीका है इसका निर्माण भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये नाम आपको याद रखना है। इस टीके को वयस्कों एवं 6 महीने की आयु तक के शिशुओं को भी दिया जा सकता है। एंड भारत में इसको टाइप बार TCV के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद फिर हमको जो नेक्स्ट आर्टिकल देखना है ये है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019। 30 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 का एक रिपोर्ट जारी किया है। एंड ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कौन सा मंत्रालय है ये इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के बारे में। इसमें हम लोग को क्या देखना है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बस उन सारे पॉइंट को देखना है। तो आप लोग एक बार सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना, उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये सारे पॉइंट उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल जनरल से स्टेटमेंट यहाँ से बनेंगे। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे, आप इन सारे टॉपिक को मतलब इन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। एंड जो सबसे ख़ास बात है जो आपको याद रखना है, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा होती है 49.7, जो कि अब बढ़ के हो गई है 68.70। तो हमको यहाँ पे क्या याद रखना है, हमको यहाँ पे सिर्फ याद रखना है 68.7 वर्ष। एंड अगर हम बात करें मेल की तो ये हो गई है 67.4 वर्ष। एंड अगर हम बात करें फीमेल्स की तो ये हो गई है 70.2 ईयर्स। तो ये सारा मतलब, तो यहाँ पे ये 3 फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड उसके अलावा फिर उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर 25.9 दर्ज की गई है। एक ये चीज़ याद रखना है क्योंकि हम लोग UP PCS का एग्ज़ाम की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड एक सेकंड, ये कुछ हो रहा है। UP में जो मृत्यु दर है ये 6.7 है। एंड जो नवजात शिशु हैं उनकी मृत्यु दर 33 है। तो ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1-2 साल पहले गोरखपुर में काफ़ी सारा केस आया था, तो क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। एंड जो नवजात शिशु की मृत्यु दर है वो 41 है। एंड मलेरिया से संक्रमण व उसके चलते जो मृत्यु होती है वो सबसे ज़्यादा आपका छत्तीसगढ़ में है। काला आजार की बात करें तो ये लीशमैनिया डोनोवानी नामक एक परजीवी की वजह से होता है। एंड काला आजार के सबसे ज़्यादा मामले बिहार में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इन सारे पॉइंट्स को छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 11 सितंबर 2000, देखिए इस आर्टिकल को
डिटेल में पढ़ने से बजाय मैं आपको बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के नाम बता दूं। तो 2019 में मथुरा में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो इन्होंने कहाँ पे किया था? ये किया था मथुरा में। अब जो मथुरा है वो वृंदावन है, मतलब कृष्णा, मतलब काफ़ी सारी गाय ग्वाले थे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे काफ़ी सारे आपको ग्वाले, मतलब ये गाय भैंस दिख जाएंगी, तो इसलिए वहाँ पे किया गया है। आप इसको यहाँ से याद रख सकते हैं। इसमें क्या होता था, इसमें फुट एंड माउथ रोग जो होता है, जिससे क्या होता है, जो जानवर होते हैं उनके जो खुर होते हैं एंड उनके मुंह में रोग हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब उनका वो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग क्षमता होती है वो काफ़ी डिग्रीगेट हो जाती है। एंड इसके अलावा इसमें एक ब्रूस एंड इसके अलावा जानवरों में एक संक्रमण हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्रूसीलोसिस। ये क्या है? ये एक विषाणु है एंड इसकी वजह से जो पशुओं का दूध उत्पादन की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रीगेट हो जाती है। एंड उसके बाद फिर इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप बाकी सारे टॉपिक्स को छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, ये है अद्यतन पर्यावरण जीवन, यानी कि हम लोग इसमें साइंस एंड एनवायरनमेंट के मिक्स टॉपिक को देखेंगे। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले जो हमको फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखना है, ये है रामसर द्वारा भारत में 10 नई की मान्यता की गई है। वेटलैंड को हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि। तो लेकिन हम इस डिस्कशन में आर्द्र भूमि की जगह वेटलैंड ही बोलेंगे, क्योंकि उसको बोलना थोड़ा आसान होता है, फॉर्मिंग। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया में कुल 10 नए वेटलैंड घोषित किए गए हैं। इंडिया में कुल 10 वेटलैंड को घोषित किया गया है। तो जिससे क्या हुआ कि इंडिया में टोटल जो वेटलैंड है उनकी संख्या अब हो गई है 37। पहले 27 थी, अब हो गई है 37 हो गई है। एंड हमको बस वो वेटलैंड याद रखने हैं जो कि नए घोषित किए गए हैं एंड जो खास करके यूपी में घोषित किए गए हैं। तो हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे नांदूर है। एंड पंजाब की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 है, केशोपुर, मियानी, ब्यास संरक्षण एंड नांगल। एंड यूपी की बात करें तो ये टोटल 6 है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, समान पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य एंड सरसई नवर झील। तो अगर हम इसके बारे में और भी कुछ बातें देखें तो मतलब ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको सबसे पहले ये वाला चार्ट जो है इसको देखना है। एंड इसमें जो डेट वाला मतलब कॉलम है इसको कट कर देना है। एंड एरिया वाला जो कॉलम है इसको भी कट कर देना है। एंड ये है महाराष्ट्र का, ये है नासिक में, नांदूर नासिक में है, केशोपुर ये गुरदासपुर में है एंड ब्यास संरक्षण ये पंजाब में है। एंड फिर उसके बाद आखिरी है नांगल वन्य अभयारण्य, ये रूपनगर पंजाब में है। आप लोगों ने भाखड़ा नांगल परियोजना सुना होगा, तो ये उसके आसपास ही है। उसके बाद फिर सारे आते हैं उत्तर प्रदेश के, तो हमको ये सारे बड़े ध्यान से देखने हैं। तो जो सबसे पहला है ये है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये उन्नाव में है। पार्वती अर्गा ये गोंडा में है। समान पक्षी अभयारण्य ये मैनपुरी में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य ये रायबरेली में है। सांडी ये हरदोई में है एंड सरसई ये इटावा में है। देखिए इसमें सरसई में लास्ट में ई आता है, ई से इटावा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एंड मान में एमएन आता है, मतलब मैनपुरी, तो आप इन दोनों को यहाँ से ऐसे रट सकते हैं, बाकी रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड उसके अलावा ये रामसर का पूरा इतिहास है,
जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम इसको छोड़ के देखेंगे और आगे क्या है। एंड इसमें ऐसा भी कुछ खास है नहीं, तो हम इन सबको छोड़ देंगे। पूरा फैक्चुअल डेटा है, इतना फैक्ट नहीं पूछता है। अगर वो कुछ फैक्ट पूछेंगे तो फैक्ट याद करने लायक होना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है ये भी नहीं पूछना है, मतलब ये सब नहीं देखना है। अब हमको इसमें क्या देखना है वो याद रखना है। तो शीर्ष 5 कंट्रीज़ हैं जो कि मतलब सब ज़्यादा कचरा उत्पादन करती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे चाइना, सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे है इंडिया, फोर्थ पे है जापान, फिफ्थ पे है ब्राज़ील। आप यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर की जो कंट्री है जापान की, इसका एरिया मतलब काफ़ी कम है, उसके बावजूद ये फोर्थ पे आता है। तो आप ये सोचिए कि मतलब यहाँ पे कितनी ज़्यादा प्लास्टिक मतलब ई कचरा, यहाँ पर कितना ज़्यादा ई कचरा का प्रोडक्शन होता है। अब जो इसका मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा, तो आप समझ सकते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी कितना आगे होगी, क्योंकि इतना छोटा देश अगर ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ की टेक्नोलॉजी काफ़ी बूम कर रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद ये वाला चार्ट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे हम लोग। एंड हम लोग फिर जाएंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग की बात आई है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो शहर कचरा से मुक्त होंगे उनको वैसी रेटिंग दे दी जाएगी। तो यहाँ पे हमको ये जो फर्स्ट टॉपिक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर, यहाँ पे जो मंत्रालय का नाम है ये इम्पोर्टेंट है। एंड इन्होंने इसके अलावा 6 को 5 स्टार, 65 को 3 स्टार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 5 स्टार की रेटिंग वाले शहर कौन कौन से हैं। तो ये है अंबिकापुर, ये है छत्तीसगढ़ में, राजकोट गुजरात में है, सूरत गुजरात में है, मैसूर कर्नाटक में है, इंदौर मध्य प्रदेश में, एंड नवी मुंबई ये महाराष्ट्र में है। एंड अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के 6 शहर कौन कौन से हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूपी का एग्ज़ाम है। एंड यहाँ पे हम यूपी के डिस्ट्रिक्ट एंड शहर को देख रहे हैं। तो जो सबसे पहला है वो है अलीगढ़, सेकंड है गजरौला, थर्ड है गाज़ियाबाद, फोर्थ है झांसी, फिफ्थ है लखनऊ, एंड सिक्स है नोएडा। ये सारे जो सिटीज़ हैं इनको 1 स्टार मिली है, यानी कि इनकी साफ़ सफाई ज़्यादा अच्छी है नहीं। ये इसके बाद हम लोग देखेंगे यूपी के। एंड इसके बाद हम फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश के 6 सिटीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा कचरा है एंड जिनको 1 स्टार की रेटिंग दी गई है। यहाँ पे 1 स्टार रेटिंग सबसे कम होती है एंड 7 स्टार रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हैं अलीगढ़, गजरौला, गाज़ियाबाद, झांसी, लखनऊ, नोएडा। ये जो सिटी है या फिर इसको डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे गजरौला, इसका नाम मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ और भी डिटेल पता हो तो कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताएं, सो दैट हमको या फिर और भी लोग को इसके बारे में पता चल सके। उसके अलावा फिर जो नेक्स्ट है, इसका जो मंत्रालय हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया था, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये बिल्कुल सक्षम बनाता है कि आपके यहाँ बिल्कुल भी कचरा नहीं है, मतलब आपकी शहर या फिर आपका जो ज़िला है काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई में रह रहा है। उसके अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है टिड्डियों का प्रकोप। टिड्डियाँ ये बेसिकली ईस्टर्न अफ्रीकन से स्टार्ट हुआ, अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान होते हुए ये इंडिया में आया था। तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, पाकिस्तान को टिड्डी दल की वजह से आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी। उसके अलावा सोमालिया में भी आपातकाल की घोषणा हुई थी। एंड इंडिया में भी ये आया था, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मतलब जो यूपी का उत्तर वेस्टर्न वाला पार्ट है वो वाला एरिया, एंड मध्य प्रदेश में ये काफ़ी झुंड में आए थे। एंड इसके अलावा तो
एंड हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको हम आर्गेनोफॉस्फेट जो केमिकल होता है, अगर हम इसके छिड़काव करेंगे तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड इसके अलावा इसमें जो आगे के कई सारे पॉइंट हैं वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, एंड तो हम इन सारे पॉइंट को कट कर देंगे। एंड फिर एक जो पॉइंट हमको याद रखना है, MI-17 हेलीकॉप्टर का यूज़ किया गया था सो दैट केमिकल को स्प्रेड किया जा सके एंड इसको कंट्रोल में किया जा सके। एंड उसके अलावा ये सारे पॉइंट हम छोड़ देंगे, हम बस इसके बारे में एक चीज़ और जानें, ये गर्मियों एज वेल एज बरसात के मौसम पे काफ़ी ज़्यादा विकसित होते हैं। एंड अगर हम बात करें इंडिया में तो सबसे ज़्यादा ये राजस्थान एंड गुजरात इससे प्रभावित थे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है ISFR रिपोर्ट 2019 की बात हो रही है, मतलब कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की बात हो रही है। एंड ये 16वीं रिपोर्ट थी जो 2019 में आई थी, एंड जो अगली रिपोर्ट है वो 2021 में आएगी, यानी कि ये हर 2 साल में एक बार आती है, एनुअल रिपोर्ट है ये। एंड उसके अलावा इंडिया में ये जो वन आवरण है ये 71.22 मिलियन है, या फिर अगर हम इसको परसेंटेज में देखेंगे तो ये 21.67% है। वन आवरण प्लस वृक्षारोपण, तो ये जो टोटल हेक्टेयर हो जाएगा ये हो जाएगा 80.73 मिलियन हेक्टेयर, या फिर 24.56%। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में 3,976 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। तो हमको ये याद रखना है कि 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देखिए हमको ये वाला चीज़ याद रखना चाहिए जो ये दिया है वर्ग किलोमीटर मिलियन हेक्टेयर, क्योंकि परसेंटेज में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है, तो क्या पता वो और भी आगे तक जाए। तो इसलिए हमको ये जो इंक्रीज़ हुआ है 3,976 वर्ग किलोमीटर एरिया इंक्रीज़ हुआ है। एंड अगर हम बात करें देश में कुल कितना वृक्षारोपण है तो ये है 9.5 मिलियन हेक्टेयर। एंड ये पूरे देश का मतलब पूरे इंडिया का 2.89% है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक वन आवरण कहाँ पे है एंड मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो वो कर्नाटक में हुई है। एंड सर्वाधिक कमी हुई है ये मणिपुर में। एंड फिर अगर हम बात करें सर्वाधिक वन आवरण वाले 5 राज्य हैं तो ये है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। उसके बाद सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले 5 राज्य या फिर संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। एंड अगर हम बात करें कि सर्वाधिक वन आवरण परसेंटेज वाइज 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड मणिपुर, नागालैंड। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक 3 राज्य जहां पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वन आवरण की, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जबकि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 राज्य हैं सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा। जितने पॉइंट से इसको छोड़ेंगे। सर्वाधिक मैंग्रोव वाले 4 राज्य हैं वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह एंड आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें यूपी का, तो यूपी का वन आवरण क्या है हमको ये होना चाहिए पता। तो यूपी का जो कुल वन आवरण या फिर कुल वृक्षावरण है 9.2% है। एंड यूपी में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले जो एंड अगर हम बात करें कि यूपी में कुल वृक्षावरण कितना है तो यह है 3.05%। एंड राज्य में कुल वन आवरण एंड वृक्षावरण तो ये पूरे राज्य का 9.2% है। एंड यूपी में सर्वाधिक वन आवरण वाले एरिया हैं सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर। एंड सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले हैं सोनभद्र, चंदौली एंड पीलीभीत। सर्वाधिक वन आवरण वाले एरिया एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले, तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, याद रखें। एंड उसके अलावा एक ये चार्ट है, इस चार्ट को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमको ये चार्ट देखना ही नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा। ये आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम इस आर्टिकल को छोड़ के हम लोग आगे देखेंगे जो नेक्स्ट आर्टिकल है। 2019 में ओजोन छिद्र का क्षेत्रफल न्यूनतम हुआ एंड ये है रिपोर्ट NASA की।
एंड उसके अलावा इसमें और भी कुछ खास है नहीं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है मोज़ेइक मिशन, द मल्टी डिसिप्लिनरी ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ द आर्कटिक क्लाइमेट, यानी कि हम जो आर्कटिक वाला रीजन है वहाँ के क्लाइमेट को स्टडी करेंगे। एंड इसके अलावा इन सब ये है रक्षा विज्ञान यानी कि डिफेंस। भारत में राफेल का आगमन हुआ था, तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। राफेल पिछले 3-4-5 सालों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में राफेल फर्स्ट टाइम कब आई। तो ये आई थी 29 जुलाई 2020 को। बाकी ये कहाँ पे आई थी ये इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के अंबाला वायुसेना अड्डे पे आई थी। ये एरिया इम्पोर्टेंट है स्टेट में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, भारत को 36 राफेल विमानों की बिक्री हेतु, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर जो उसके बाद नेक्स्ट है ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, हम इस पॉइंट को भी छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे ये पांचों विमान भारतीय वायुसेना के पायलट द्वारा फ्रांस से उड़ा के भारत लेके आए गए। ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। देखिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के रेफरेंस में सब मैगज़ीन देख रहे हैं, तो जो एग्ज़ाम में आ सकता है हम बस उस एरिया को ही हाईलाइट कर रहे हैं, बाकी एरिया को पढ़ने कोई सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट है, अच्छा अगर हम बात करें शक्ति या फिर क्षमता क्या है, तो इसमें आइसा है। आइसा एक तरह से रडार है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें उसके अलावा इसमें माइका मिसाइल है जो कि हवा से हवा में मार करने के लिए सक्षम है। एंड फिर नेक्स्ट है स्कैल्प मिसाइल, यह लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मिसाइल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हैमर, जो कि हवा से ज़मीन पे मार करने के लिए सक्षम है। फिर नेक्स्ट है मेटियोर, लंबी दूरी से हवा मार करने के लिए सक्षम है। इसमें एक रैम जेट है सो दैट ये एयर को ब्रीथ करके ऑक्सीजन के थ्रू अपनी ऊर्जा बना सके। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक छोटा सा चार्ट है, तो ये चार्ट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि एग्ज़ाम में आ सके। ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में इसका परीक्षण किया, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक लॉन्चर था, इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, 3rd जनरेशन। ये आइए आप लोग एक बार देख लेना। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि ये जो इसकी मारक क्षमता होती है ये 7 किलोमीटर होती है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है टॉर्पीडो डिकॉय मारी, तो ये एक भारतीय सेना में पनडुब्बी है जो कि उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय के सिस्टम पे काम करता है। डिजाइन किया है DRDO ने, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मारिच होती है ये क्या करती है, जितने भी हमलावर टॉर्पीडो हैं ये सबको सर्च करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं इस आर्टिकल में बाकी, तो हम इन सबको छोड़ देंगे। डिफेंस एक्सपो 2020 की बात चल रही है, तो ये फेब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। एंड इसका आयोजन उत्तर प्रदेश ने किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यूपी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। डिफेंस एक्सपो 2020 का मुख्य जो सब्जेक्ट था वो है भारत, एक उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण हब, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है एरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्र में डिजिटल रूपांतरण, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड 5 फरवरी 2020 को PM मोदी द्वारा डिफेंस एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया गया। तो इधर ये जो इतने सारे पॉइंट हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इनको हम छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट है अमोक AUE। डिफेंस एक्सपो 2020 के दौरान भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल अमोक 3 का अनावरण किया है। यह मनुष्य द्वारा वाहनी है। एंड इधर इतना कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट है पार्थ। अगर हम पार्थ की बात करें तो ये गन शॉट लोकेटर है, इसके बारे में बस हमको इतनी बातें याद रखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है खगनांतक। खगनांतक की बात करें तो ये एक प्राइवेट फर्म है जो कि डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी मिसाइल को रिप्रेजेंट करेगी, तो इसका नाम भी इतना इम्पोर्टेंट ऐसे है नहीं, बट आप लोग देख लेना। बाकी ये सारे जो
पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है वरुणा शास्त्र, बाकी इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डेप्थ में अब नहीं देखेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर जो हम लोग को नेक्स्ट आर्टिकल देखना है K4 प्रक्षोपास्त्र का 19 जनवरी 2020 को विशाखापट्टनम तट पर K4 प्रक्षोपास्त्र का प्रक्षेपण किया गया जो कि सक्सेसफुल रहा। 24 जनवरी 2020 को K4 प्रक्षोपास्त्र का सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया। ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पर हुआ था, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ था। सिपरी के बारे में एंड अगर हम बात करें सिपरी की, तो ये विश्व की शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों में से एक है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है सिपरी के बारे में, विश्व के शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की यहाँ पे बात होगी, तो हम इन सब को छोड़ देंगे एंड विश्व की शीर्ष 10 कंपनियों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, ये यूएसए की है। बोइंग यूएसए की है। नॉर्थरोप ह्यूमन कॉर्पोरेशन, ये यूएसए की है। रेथियॉन, ये भी यूएसए की है। जनरल डायनेमिक्स यूएसए की है। बीएसई सिस्टम, ये है यूके की। एयरबस ग्रुप, ये है ट्रॉस यूरोपियन की। फिर उसके बाद ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, 2018 में भारत की शीर्ष 3 शस्त्र की कंपनियाँ जो थी वो इसमें टॉप 100 की सूची में आई थी। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है सूची में 3 भारतीय कंपनियों का, तो हम इस आर्टिकल को भी छोड़ देंगे। INS विक्रमादित्य, ओके, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। INS विक्रमादित्य का तेजस पर सफल लैंडिंग, तो जनवरी 2020 को स्वदेशी हल्के चूँकि जो विमान थी तेजस, इसमें कुछ है नहीं, इसको छोड़ते हैं। फिर जो नेक्स्ट है ये है ब्रह्मोस का सफल परीक्षण, तो ये काफ़ी बार हो चुका है एंड ये काफ़ी ओल्ड स्कीम है। तो इसके बारे में हम क्या देखेंगे, ये परीक्षण रक्षा मतलब DRDO के मतलब इसने किया है। तो एक तो ये रॉन्ग है, बट यहाँ पे हमको क्या चूज़ करना है, नो। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है जबकि बंगाल की खाड़ी में, ये इतना भी इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पे MK30 मतलब MK1, आप इसका नाम याद रख लेना। एंड उसके अलावा ये सारे जो हैं पॉइंट उतने इम्पोर्टेंट है नहीं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट के फॉर्म में आएंगे एंड यहाँ से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है ये उल्लेखनीय है कि 28.8 मई की गति से भार प्राप्त, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर जो नेक्स्ट है इमनेक्स अभ्यास 2019, अगर हम बात करें इमनेक्स की, तो इंडिया, म्यांमार एंड नेपाल एक्सरसाइज, तो ये बेसिकली एक 3 या 4 कंट्री मिल के एक्सरसाइज करेंगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे। एंड जो पहला अभ्यास हुआ था इनमेक्स का, तो ये हुआ था 18 जुलाई को। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है INS खंदेरी, ये नौसेना में शामिल किया गया है। तो 28 फरवरी 2019 को इसको शामिल कर लिया गया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे फिर हम लोग को यहाँ पे देखना है INS नीलगिरी, एंड इसका जो प्रोजेक्ट था ये 17A था। तो इसके बाद फिर इसमें इतना कुछ है नहीं खास इम्पोर्टेंट, प्रोजेक्ट था वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, ये उड़ीसा के स्थित तटीय क्षेत्र में ये किया गया है। सीमा से परे का जो मतलब ये सीमा से परे देख सकता है एंड हवा से हवा में मार करने की मिसाइल है। रक्षा अनुसंधान एवं बाल विकास, ये आपका 2018 में है परीक्षण के दौरान। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, हम इन सबको इतना छोड़ देंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है अपाचे के बारे में है ये, तो ये जो है ये अभी ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट में शामिल हो चुकी है एंड इसके बारे में इतना कुछ खास नहीं तो से देखना है। आप अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए भारत और अमेरिका के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद ये था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 3rd IAS। सो अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है एंड हमें सपोर्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड पीस आउट।